तो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आरएस प्ले सुपर पीक। अगर ये चैप्टर पीक नहीं है तो क्या है। पिछले 6 महीने से वन पीस में जो फील नहीं आ रहा था, आज बस वो यही चैप्टर पढ़कर आ गया है। याद है काइडो की एंट्री? आज भी मैं नहीं भूल पाया कि किस तरह से उसने जंप करके जो एंट्री मारी थी वर्स्ट जनरेशन के सामने, और उसके बाद जो कुछ भी काइडो ने किया, आज मेरा चैनल देख लो उसी के ऊपर खड़ा है। और अब वही सेम वाइब देने के लिए एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है। जी हाँ, मैं यहाँ पर लोकी की बात कर रहा हूँ। अभी तक जो कुछ भी चल रहा था एल्बाफ के नाम पे, वो सब कुछ बकचोदी थी, क्योंकि रियल डील अब शुरू हुई है। क्या सोचा था भाई इस बंदे के बारे में, और ये क्या निकला। और सिर्फ लोकी ही नहीं, इस चैप्टर में भर भर कर बहुत कुछ है जो तुमको एक ऐसे रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएगा कि तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा। और अब इसी के साथ मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बस फटाफट वो सब्सक्राइब का बटन दबाओ और अब बिना जरा सा भी टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देख सकते हैं कि यामाटो यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रही है और उसके साथ ओटामा वगैरह भी हैं। और साइड में एक बंदा एक कटाना चोरी कर कर लेके जा रहा है। ये वही कटाना है जो कि उस बुड्ढे के पास रहता है, जो बाद में रिवील होता है कि यही बंदा मोमोनोसुके का दादाजी है। अब ये कटाना कौन चोरी कर रहा है और क्यों, वो तो आगे के ही पैनल्स में पता चलेगा। फालतू चीज हटाते हुए बात करते हैं इस चैप्टर की, तो चैप्टर नंबर 1130 जिसका टाइटल है द प्रिंस ऑफ कर्सेस। यस, यू हर्ड इट राइट, इट इज नॉट द ट्रिकस्टर बल्कि कर्सेस। जहां तक मैंने सोचा था लोकी को एक ट्रिकस्टर का टाइटल दिया जाएगा, बट आई थिंक यहाँ पर उसे कर्सेस से रिलेट किया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगे हैं कि लिटरली उसे बांध कर रखा गया है। बाय द वे चैप्टर नंबर 1130 में लोकी का इंट्रोड्यूस होना एक और चीज से बहुत ज्यादा रिलेटेड लगता है। अगर तुमने लोकी की वेब सीरीज देखी है मार्वल वाली, तो वहां पर जो लोकी वेरिएंट है अपना, जो कि अपना मेन कैरेक्टर है जिसके अराउंड पूरी सीरीज है, उस वेरिएंट का नंबर भी L1130 है। मे बी यहीं से ओडा सेंसेई ने सोचा होगा कि आओ। सो चैप्टर स्टार्ट होता है और फ्रैंकी चीख कर बोलता है कि एल्बाफ के लोगों मेरी बात सुनो, लूफी को खोजना बंद करो। और ये चीज सुन के सारे जायंट्स गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है फ्रैंकी। जैसे फ्रैंकी बोलता है कि सीधे सीधे अगर पॉइंट पर आए तो हमने ऊपर और नीचे हर जगह खोज लिया है, लेकिन हमें कोई भी सुराग नहीं मिले, लेकिन फिर भी वो लोग जिंदा हैं। वो लोग अभी भी कुछ भयंकर कर रहे होंगे और तुम लोग का इतना परेशान होना कि वो लोग गायब हो गए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिसपे रॉबिन भी बोलती है कि बात तो सही है, हमारा डेस्टिनेशन एल्बाफ है, हम वहां पर पहुंचते हैं और फिर हम उनका इंतजार करेंगे। और जिम्बे भी इसी बात से एग्री करता है, क्योंकि उसने अपने फिशमैन पावर्स का यूज करके शार्क से पता लगाने की कोशिश की है, और वो भी अप्रिशिएट करता है कि जायंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं उन्हें खोजने के लिए। और ब्रुक भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आता है कि हम इतने समय से उन्हें खोज रहे हैं कि हमारा सारा खाना भी खत्म होने वाला है, इससे पहले कुछ गड़बड़ हो हमें अपनी नाव मोड़ लेनी चाहिए। इस पे डोरी बोलता है कि फिर ठीक है, अगर उनके क्रू मेंबर्स ये बात मान रहे हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट नाव एल्बाफ की तरफ घुमाओ और चलो यहाँ से निकलते हैं। और इसी के साथ जायंट्स की शिप उछलते हुए एल्बाफ की तरफ निकल जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं लूफी के साइड में, जहाँ पर हम देखते हैं कि लूफी चिल्ला रहा है कितना बड़ा है। वेल दैट्स व्हाट शी सेड, लेकिन एक्चुअली में लूफी यहाँ पर इस आइलैंड की ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहा है। तो अगले पैनल में हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े पहाड़, बहुत ही बड़े ट्रीज और एक उनसे भी बड़ा कैसल। एक छोटे से पैनल में हम ये भी देखते हैं कि पिछले चैप्टर पे जहाँ पर लूफी बोल रहा था कि हम ये दीवार तोड़ के निकल जाएंगे, तो एक छोटा सा होल उन्होंने बना दिया है दीवार में, और वहां से उस बिल्ली के साथ वो लोग यहाँ पर भागकर निकल आए। इसके साथ ही ये चीज भी मेंशन की जाती है कि ये जगह बहुत ज्यादा ठंडी है। सो बेसिकली इट इज अनदर नॉर्वे रेफरेंस, क्योंकि पूरा का पूरा जो अपना नॉर्स माइथोलॉजी है वो नॉर्वे से ही आया हुआ है, और वो कंट्री सच में बहुत ठंडी है। और इनफैक्ट इस जगह की सारी चीजें इतनी बड़ी है कि नामी को चक्कर आ रहा है देखकर। इसके बाद ही ये लोग नोटिस करते हैं कि 2-3 जायंट्स सामने से चलते हुए आ रहे हैं, इसीलिए ये लोग ब्रिज के साइड में छुप जाते हैं। इसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं कि जायंट पायरेट्स के 2 न्यू मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें से एक है शिप की डॉक्टर जेड और दूसरा बंदा सांजी की तरह एक कुक है जिसका नाम है गोल्डबर्ग। यहाँ पर जेड यानी कि जो शिप डॉक्टर है वो लड़की पूछती है कि आखिर हायरुद्दीन ने इस अजीब से चूतिया को क्यों चूज किया है हमारे टीम में रहने के लिए। इस पे जेड बोलता है कितना ही चूतिया क्यों ना हो, वो नाव बहुत अच्छे से चलाता है। इस पे जेड वापस से बोलती है कि यार वो चूतिया को मैं अपने सामने देख भी नहीं सकती, वो बंदा लोकी से भी बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है पूरे के पूरे एल्बाफ के लिए। और शायद अपने फेक सन गॉड यानी कि यहाँ पर रोड की बात हो रही है, उसे ये डर्टी प्लेजर में मजा आता है, क्योंकि यहाँ पर गोल्डबर्ग बोल रहा है कि अगर तुम उसके मुंह पर ऐसी बेइज्जती करोगी तो वो और ज्यादा खुश हो जाएगा। बेसिकली रोड के साथ स्पैंक मी डैडी वाला इश्यूज है, दर्द का अलग ही मजा आता है उसको। एनीवेज जेड यहाँ पर अपने उल्लू से पूछती है कि तुमने उसके कौवे को देखा था ना, कि वो एक शिप को अपने पंजों में पकड़ कर लेकर आ रहा था। जिसके बाद गोल्डबर्ग मेंशन करता है कि जो लोग इलीगली इस आइलैंड पर आ रहे हैं उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन रोड उन्हें पकड़ कर उन्हें बंदी बना लेता है। और इस बात पर ये लोग रोड की कंप्लेन करने की सोच रहे हैं। तो अभी तक हमने जो कुछ भी देखा था पिछले चैप्टर्स में, एक बड़ा सा जायंट लूफी को पकड़ लिया है, एक लेगो के किंगडम में भर दिया और यहाँ पर ह्यूमंस को ऐसे पेट रखा जा रहा है, तो एक्चुअली में ऐसा उतना भी डार्क हिसाब नहीं है। यहाँ पर जो कोई भी इलीगली इस आइलैंड पर आने की कोशिश करता है रोड उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एल्बाफ लॉ रोड को इन लोग को अरेस्ट करके योरुल के सामने पेश करना चाहिए। बेसिकली वो जो बड़ा सा बुढ़ा था जो कि हमने बहुत पहले देखा था, तो ये बंदा इन लोग के ऊपर अपना जजमेंट पास करेगा। लेकिन रोड क्या करता है, वो उन्हें पकड़ कर एक पिंजरे में कैद कर लेता है और उनके ऊपर
एक्सपेरिमेंट्स या उन्हें अपने पेट की तरह रखता है। जहाँ तक ये चीज अभी तक डार्क एंगल ले रही थी कि ह्यूमंस को पकड़कर उन्हें कैद कर उन्हें पेट की तरह रखना कंप्लीटली ट्रू नहीं है वैसा। अब उसोप जायंट्स के मुंह से सुन चुका है कि ये लोग एल्बाफ पर है, तो उसकी आंखें नम हो गई हैं, खुशी के आंसू बह रहे हैं उसके। सांजी गच्च है क्योंकि उसने अगेन एक बहुत बड़ी जायंट लेडी देख ली है, थर की साला। और लूफी यहाँ पर चिल्ला के उन जायंट्स को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो यहाँ पर है, लेकिन नामी उसका मुंह दबा देती है ये बोल के कि तूने सुना नहीं, अगर कोई भी इलीगली यहाँ पर आएगा तो उसे पकड़ कर रख लेंगे। जायंट्स ये चीज नोटिस तो करते हैं कि उनके पीछे कोई है, कोई छुपा हुआ है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद कोई जानवर होगा और उसे जाने देते हैं। जायंट्स के जाने के बाद अपना मूवी वाला क्रू उसी ब्रिज से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक ये लोग कैसल में थे, मतलब जो कुछ भी पीछे हो रहा था वो सब कुछ इसी कैसल के अंदर हो रहा था। अब ये लोग वहां से निकल चुके हैं और ब्रिज को पकड़ के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। जोरो यहाँ पर बोलता भी है कि भैया ब्रिज तो बहुत लंबी है, कैसे पहुंचेंगे हम उस पार, और अगर हम जल्दी पहुंचे नहीं तो जायंट्स वापस से आ जाएंगे और हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं होगा भागने का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये ब्रिज है, क्योंकि ये जायंट्स की ब्रिज है, तो इसके जो लकड़ियों के बीच में गैप है वो इतना बड़ा है कि इन्हें उसे कूद कूद के पार करना पड़ रहा है। और अगर ये इस ब्रिज से नीचे गिरे और अगर जिंदा बच भी गए तो नीचे इतने बड़े बड़े भेड़िए हैं जो इन्हें जिंदा कच्चा खा जाएंगे। यहाँ पर उसोप की भी गांड फटी हुई है, लेकिन वो खुद को ब्रेव वॉरियर बोल के किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और लूफी भाई हमेशा की तरह कूल बनने के चक्कर में उन रस्सियों पर ही चल रहा है। अपने सावरकर जी यानी कि जोरो नोटिस करते हैं कि लूफी थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड चल रहा है, तो वो उससे पूछता है कि लूफी क्या हुआ, इतना अजीब से क्यों लग रहे हो। तो लूफी उसको बोलता है कि जोरो क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा, मेरे तो पूरे बॉडी पर फील हो रहा है कि कुछ होने वाला है। सांजी नोटिस कर लेता है कि लूफी कहीं जाने वाला है, तो सांजी बोलता है कि मैं तो नहीं जा रहा और इसीलिए मैं इस चूतिये को भी नहीं जाने दूंगा, कहीं ये जाके जंगल में खो गया तो। लूफी आगे बोलता है कि मेरा स्पाइडर सेंस तब से चालू है जब से हम उस ब्लॉक्स के कैसल में उठे हैं और शायद ये गरजने की आवाज वहीं नीचे से आ रही है। और इतना बोलते ही लूफी बोलता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, और वो तुरंत उस ब्रिज से कूद कर नीचे जंगल में चला जाता है। और इसी के साथ लूफी एक ऐसे आदमी को खोजने निकल गया जिसको देखने के बाद तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खैर सीन वापस से शिफ्ट होता है एल्बाफ की शिप पर, जहाँ पर न्यूज़पेपर वाली बतख उन्हें न्यूज़पेपर देकर गई है। और यहाँ पर हेडलाइन ऐसा है कि जायंट्स ने एगहेड आइलैंड पर अटैक किया और इतने बड़े झूठ से हर कोई शॉक्ड है। अब जायंट्स के लिए न्यूज़पेपर बहुत छोटा है, तो रॉबिन उन्हें पढ़कर बताती है कि 100 साल बाद जायंट पायरेट का क्रू वापस से उठ गया है और योंग को स्ट्रॉ हैट लूफी के साथ मिलकर इन जायंट पायरेट्स ने एगहेड आइलैंड पर दिन दहाड़े आग लगा दी, जिसकी वजह से बाउंटी ऑफ रेड डीमन ब्रोगी और ब्लू डीमन डोरी यानी कि द कैप्टन्स ऑफ जायंट पायरेट क्रू, इन सब की बाउंटी 1.8 बिलियन फकिंग बेरीज हो चुकी हैं। 1.8 बिलियन बेरीज सुन के ये लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि 100 साल पहले जब ये लोग एक्चुअली में एक्टिव थे तब इनके सर पर 100 मिलियन बेरीज की बाउंटी थी और अब तो 1.8 बिलियन चली गई। इस पर रॉबिन को इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कि 100 साल पहले दूसरी वैल्यूज थी और अब उन चीजों की वैल्यू और ज्यादा घट चुकी है, तो 100 मिलियन तुम्हारे उस टाइम के इस समय 1 बिलियन हो जाएंगे। अब जायंट पायरेट्स के कैप्टन के लिए इतना बड़ा बाउंटी तो सेंस बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे कैप्टन को ब्लेम किया जा रहा है कि उसने वेगापंक का मर्डर किया है। अब स्ट्रॉ हैट आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर ये सारी फोटोज कब ली गई, और लिलिथ यहाँ पर फ्रैंकी को टीज कर रही है कि तुम लोगों ने मुझे मार डाला क्या। तो इन लोग की बकचोदी चली रही है कि तभी रॉबिन नोटिस करती है कि आखिर लूफी के हाथ पे ये मार्क हमेशा रहता है क्या, जब वो नीका फॉर्म को एक्टिवेट करता है। इस पर जिम्मी बोलता है कि पता नहीं, वो तो हमेशा इधर उधर उछलता रहता है, तो हमने कभी भी उसके ऊपर अटेंशन दिया नहीं। इस पे रॉबिन बोलती है कि ये मार्क थोड़ा सा तो अजीब लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा क्या। और उससे भी अजीब बात है कि फोटो में तो हाथ ब्लर है लेकिन मार्क तो पूरा एकदम क्लियरली दिख रहा है, मतलब किसी ने फोटो के ऊपर ये मार्क ड्रॉ किया हुआ है। फ्रैंकी यहाँ पर रॉबिन को बोलता है कि तुम यार बहुत अजीब अजीब सी चीजें नोटिस करती हो। इस पर रॉबिन बोलते हैं कि मैंने वो मार्क पहले देखा है। और ऑल्दो हमें अभी तक यहाँ पर लूफी का बाउंटी नहीं रिवील किया गया, लेकिन उसकी बाउंटी बढ़ चुकी है, क्योंकि अगले पैनल में ब्रोगी आता है और बोलता है कि अब तो अपना स्ट्रॉ हैट बिल्कुल रेड हेयर शैंक्स के बराबरी पर आ गया है, जो कि 4.048 बिलियन बेरीज है। खैर गाड़ी को थोड़ा सा ब्रेक लगाते और आते हैं इस मार्क के ऊपर, जो कि रॉबिन यहाँ पर बता रही है। क्लियरली ये जो मार्क है वो फोटो के ऊपर से अलग से बनाया गया है। और ये मार्क देखते ही मुझे अलाबास्ता की याद आ गई, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट था जो कि एक वन पीस फैन भूल नहीं सकता। और यही चीज वीवी को भी पता है। अगर तुम्हें याद हो तो वीवी अभी भी उसी बतख के साथ है जो कि न्यूज छापता है, और शायद ये यहाँ पर वीवी का हिंट है, या फिर वो ट्राई कर रही है लूफी को सिग्नल करने की। वीवी ने क्लियरली अब लूफी का 3D2Y वाला मैसेज देखा होगा न्यूज़पेपर में, और सेम अब वही ट्रिक वो भी यूज कर रही है ताकि वो लूफी को अपने पास बुला पाए। और ये मार्क सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉ हैट क्रू को पता है, लेकिन स्ट्रॉ हैट क्रू को ये नहीं पता कि यह मार्क के साथ ही न्यूज़पेपर रिलीज हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाय द एंड ऑफ दिस आर्क या फिर इस आर्क के बीच में ये चीज डिसाइड हो जाएगा कि ये लोग अब वीवी को बचाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे आयरनी वाली बात यह है कि इस शिप पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस मार्क को पहचान सकता है। अब ये लोग जब दोबारा से यूनाइट होंगे तभी इसके बारे में आगे कुछ पता चलेगा। एनीवेज अभी भी लूफी, जोरो, सांजी इन सब की बाउंटी रिवील नहीं हुई है, तो न्यूज़पेपर
हैगर का एक और हिस्सा शायद हमें देखने को मिलेगा आगे वाले चैप्टर्स में, और शायद उसी टाइम पर इन लोग को ये बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली में वीवी अब इन लोग को बुला रही है। इसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि डोरी बोल रहा है कि हमारे ट्राइब का एक लड़का हायरुद्दीन अब तुम लोग का सबऑर्डिनेट बन गया है। लेकिन सरप्राइज की बात है कि एक राजा का बेटा होने के बाद भी वो तुम लोग के अंडर काम करने को रेडी हो गया, और एगहेड पे तुम लोग को बचाने के लिए भी वही आने वाला था। लेकिन हम बड़े भाई इसलिए आए क्योंकि एल्बाफ पर कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और ये सब तब हुआ जब हमारे दोनों कैप्टन एल्बाफ पर नहीं थे। एल्बाफ पर एक और लौंडा पैदा हुआ जिसके पास किंग बनने का पूरा हक था, जिसे प्रिंस ऑफ कर्सेस बोला गया। इस इंसान ने हर वो पाप किया जिसका नाम लिया जा सकता है, और इसीलिए इस बंदे को स्टोन से बांध कर रखा गया कई सालों से। एक बार तो ये वहाँ से निकलने भी वाला था, लेकिन फिर भी सोल्जर्स ने उसे पकड़कर वहाँ पर बंदी बना लिया। ये चीज सुनकर तो फ्रैंकी और जिम्बे बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एल्बाफ के सारे सोल्जर्स मिलके एक इंसान को पकड़ने में लगे हैं। खैर डोरी आगे बताता है कि उसे एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट चाहिए था, जिसके लिए वो बहुत परेशान था, और ये डेविल फ्रूट एल्बाफ के राज खानदान का पुश्तैनी डेविल फ्रूट है। एक के बाद एक किंग्स को ये पास डाउन किया जाता है, और इस डेविल फ्रूट को पाने के लिए उसने अपने ही बाप को मार डाला और उस डेविल फ्रूट को खा लिया। और अगली बार जब ये कर्सेस का राजा यानी कि लोकी आजाद होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। और इस आदमी से बचकर रहना, क्योंकि एल्बाफ नाम के सफेद कपड़े पे एक काले धब्बे जैसा है ये आदमी। और इसी के साथ अगले पेज के एक बड़े से पैनल पे हम देखते हैं द जायंट लोकी, जिसे चेन्स से जकड़ कर रखा गया है, और लूफी उसके सामने बड़े ही आराम से चलते हुए आ रहा है। ये पैनल देख के इतने गूज़बम्स आ रहे हैं कि मेरा खुद का स्पाइडर सेंस एक्टिवेट हो गया है। इनफैक्ट बंदा काइडो वाली वाइब्स दे भी रहा है और नहीं भी दे रहा है, मतलब इसकी वाइब अपने आप में ही एक अलग तरह से है, जो कि एक्साइटमेंट वही वाली दे रही है जो कि काइडो को देख कर आया था, बट पूरा का पूरा फील ही अलग है भाई इसको देख के। और इसका रीजन ये भी है क्योंकि इतने डिटेल में ओडा ने 5 एल्डर्स को नहीं बनाया जितना उन्होंने लोकी को बनाया। और लूफी की भाई एक अलग ही रीज है कि वो उसके सामने आराम से चलते हुए आ रहा है। इस बंदे को देखकर मुझे काटाकुरी, डोफ्लामिंगो और काइडो एक साथ याद आते हैं। इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो मुझे एक किलर जैसा भी लग रहा है। लूफी को महसूस करते ही आदमी अपना मुंह खोलता है बिल्कुल डोफ्लामिंगो के जैसे, और बोलता है कि अपना नाम बता बे, तू कौन है। इस पे लूफी बोलता है मेरा नाम है लूफी और मैं लुटेरो का राजा बनने वाला हूँ। इस पे लोकी बोलता है तू और राजा, और ये चीज सुन के लूफी बोलता है पहले ये बता कि तू कौन है और तू कहाँ से आया है, और सबसे बड़ी बात हम दोनों इस समय कहाँ पर हैं। तो लोकी उसको बहुत प्यार से समझाता है कि जिस धरती पे तो इस समय खड़ा है उसे वॉरलैंड कहते हैं, द किंगडम ऑफ एल्बाफ वॉरियर्स। इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। इस पे बहुत समय पहले इतनी बड़ी लड़ाई चल रही थी कि तू सोच भी नहीं सकता। और इसी के साथ हमें डबल स्प्रेड में रिवील होता है द वॉरलैंड किंगडम ऑफ एल्बाफ, जिसके बीच में इतना बड़ा पेड़ है कि उसके सामने शायद ये पूरी की पूरी स्ट्रॉ हेड क्रू कुछ लगेगी भी नहीं, क्योंकि अगर तुम नीचे देखोगे तो हमें थोड़ा सा वो ब्रिज दिख रहा है जिसपे इस समय जोरो चलने की कोशिश कर रहा है, और वो ब्रिज बस ऐसा लग रहा है कि एक टहनी लटक रही है उस पेड़ से। और ये पेड़ और कोई नहीं बल्कि लेजेंडरी यग्ड्रासिल है, जो कि नॉर्स माइथोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट ट्री है, आई मीन सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन भी है। इस ट्री के ऊपर से बहुत सारे वाटरफॉल्स भी बहते हुए नीचे आ रहे हैं। इनफैक्ट ये ट्री इतना बड़ा कि बादल भी इसके नीचे आ रहे हैं। बीचों बीच हम देखते हैं एक बड़ा सा तलवार है जो कि उसके आर पार घुसा हुआ है, जो कि पॉसिबली एक लेजेंडरी फाइटर का हो सकता है। और एक चीज माइंड कर लो कि ये तलवार किसी नॉर्मल जायंट की नहीं है, क्योंकि इसी आइलैंड पर बहुत सारे जायंट्स रहते हैं, और उनमें से एक पार्ट में तो ये अपना लोकी जो कि इतना बड़ा लूफी के सामने वो बंधा हुआ है, और वो फिर भी इस पिक में नहीं दिख रहा है। मतलब समझ रहे हो, इस तलवार की साइज इतनी बड़ी है कि इसके नोक के बराबर तो अपना लोकी होगा, विच मीन्स कि अभी कोई और भी बहुत बड़ा कैरेक्टर है जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता। लोकी आगे डोफ्लामिंगो की तरह हंसते हुए बोलता है कि मैं वो आदमी हूँ जो कि इस दुनिया को खत्म करूंगा, मैं हूँ द गॉड ऑफ द सन यानी कि लोकी। और लास्ट लाइन एवरीथिंग इज नॉन स्टैंडर्ड के साथ चैप्टर नंबर 1130 खत्म। मुझे पता है तुम्हारे घोड़े भग रहे हैं, लेकिन उन्हें शांत करो क्योंकि 2 हफ्ते तक अब ब्रेक होने वाला है। और अब मांगा खत्म, बट मेरी वीडियो नहीं, आओ फटाफट नई नई चीजों के बारे में बात करते जो कि हमें इसके बारे में पता चली है। सबसे पहली बात कि भाई देखो लोकी, इसका डिजाइन इतना बढ़िया है कि इसके साथ काइडो और डोफ्लामिंगो एक साथ मिक्स होकर दिख रहे हैं। और सिर्फ लुक्स में ही नहीं, अगर तुम डोफ्लामिंगो कैरेक्टर भी देखोगे तो वो भी काफी हद तक इससे सिमिलर है। डोफ्लामिंगो ने भी अपने बाप को मारा था और सेम लोकी के ऊपर भी वही इल्जाम लगा हुआ है। और जितना बड़ा ट्रिकस्टर डोफ्लामिंगो था, आई थिंक लोकी नाम उसे ज्यादा जचेगा, लेकिन इस समय लोकी के ऊपर भी वही एलिगेशंस लगे हुए हैं। और देखो यार, जो सन गॉड वाला टाइटल है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ठेले पे जलेबी मिल रही है, हर कोई उठा के अपने साथ ही लगा ले रहा है। अभी तक जो एक्चुअल सन गॉड है उसने अपना नाम नहीं बोला, बट बाकी सबको सन गॉड बनना है। मुझे एक्चुअली में सरप्राइज नहीं होगा अगर कल को वॉपल बोलेगा कि अब मैं सन गॉड हूँ। अभी इसने कौन सा डेविल फ्रूट खाया उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन जो लोकी ने अपने लास्ट लाइन में बोला कि जब वो यहाँ से निकलेगा तो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, सेम चीज हमें नॉर्स माइथोलॉजी में देखने को मिलती है, जिसको रैग्नारॉक वो लोग बोलते हैं। और होता भी वही है, जब लोकी ब्रेक फ्री करता है तो वो रैग्नारॉक लेकर आ जाता है पूरे के पूरे
एसगार्ड पर। और ये जो दुनिया को खत्म करने वाली लाइन है, ये हमने पहली बार नहीं सुनी है, हमने इसको कई बार सुना हुआ कुछ बहुत ही डार्क कैरेक्टर्स जैसे कि ब्लैक बियर्ड के साथ। और एक बार मुझे याद है कि जब हम फिशमैन आइलैंड पे थे तो लूफी के साथ प्रोफेसी की गई थी कि ये बंदा फिशमैन आइलैंड को खत्म कर देगा। तो खत्म करने का मतलब क्लियरली ये नहीं है कि वो बंदा मतलब बुरा कैरेक्टर है। ऐसा हो सकता है कि लोकी को वर्ल्ड गवर्नमेंट का आइडिया नहीं पसंद आ रहा होगा, क्योंकि जो अपनी एल्बाफ है वो एंशिएंट टाइम पर जॉय बॉय के साथ में हुआ करती थी। इनफैक्ट अभी भी ये लोग काफी हद तक जॉय बॉय वाली आइडियोलॉजी ही रखते हैं। तो अगर लोकी यहाँ से ब्रेक फ्री होगा तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करने की सोचेगा। एक काफी इंटरेस्टिंग सी चीज मुझे याद है कि अगर तुम्हें ओर्स याद हो, जिसको गेको मोरिया जिंदा करने की कोशिश करता है, तो उसे भी बांध कर रखा गया था। और जब ओर्स जगता है तो उसे लगता है कि वो लूफी है, और उसी तरह से लोकी जब अब जग रहा है तो उसे लग रहा है कि वो सन गॉड है। दोनों एकदम सेम पैरेलल्स हैं। और अब इन्हीं चीजों के साथ शैंक्स का एंगल भी जुड़ता जा रहा है। अगर शैंक्स को लोकी के बारे में पता है, जो कि आई एम श्योर उसे पता होगा, तो आखिर उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है लोकी को पकड़ कर रखने। और जितना मुझे लगता है शैंक्स ने बस रैंडमली कुछ समय में ही नहीं उनसे दोस्ती बनाई होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता जायंट जल्दी दोस्ती करते होंगे ऐसे पायरेट से। शैंक्स का नाता बहुत पुराना है, जिसका मतलब जो लेजेंडरी डेविल फ्रूट है वो एक्चुअली में नीगा फ्रूट हो सकता है, जो कि लोकी के बाप ने हो सकता हो दूसरे फ्रूट से स्वैप कर दिया हो, और उसी चीज का फायदा उठाते हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उस फ्रूट को अपने साइड में ले आया हो किसी तरह से, जिसको बाद में शैंक्स ने चोरी किया ताकि वो इस फ्रूट को वर्ल्ड गवर्नमेंट के चंगुल से बाहर निकाल पाए। ऑब्वियसली एल्बाफ का किंग ये नहीं चाहेगा कि उनका जो पुश्तैनी डेविल फ्रूट है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास पड़ा हो। शैंक्स इस फ्रूट को वापस करने जा रहा होगा जायंट्स को, लेकिन उससे पहले ही लूफी ने इसको खा लिया। और कंसिडरिंग कि एल्बाफ आर्क इतनी देर में इंट्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है कि लूफी का एल्बाफ पर आना शैंक्स का वही प्रॉमिस दोबारा से रिपीट हो रहा है। ऑल्दो स्टोरी सुनकर ऐसा लग रहा हो कि हायरुद्दीन ने मिलकर इससे लोकी को पकड़ाया और ऑल दैट, लेकिन फिर भी जायंट्स के जो डेज होते हैं वो नॉर्मल ह्यूमंस के लिए बहुत बड़े होते हैं। क्योंकि अगर ह्यूमंस के हिसाब से देखा जाए तो लोकी वहां पर काफी सालों से बंद होगा, लेकिन वही जायंट्स के लिए ऐसा लगेगा कि उसे कुछ साल पहले ही बंदी बनाकर रखा गया है। और इसी के साथ एक चीज और पॉइंट में लेकर आना चाहता हूँ कि शैंक्स जो है वो लूफी से मिलना चाहता है। हाँ, ये चीज अब पहले ही कंफर्म हो चुकी है। उसने क्लियरली बोला था कि पहले वो बार्थलोम्यू से डील करेगा और फिर वो लूफी से मिलने आएगा, जिसकी वजह से हो सकता हो लूफी शैंक्स से गुस्सा हो जाए। बट यहीं पर एक और डायनामिक सेट हो रहा है कि हायरुद्दीन जो है, जो कि करंट आई थिंक प्रिंस ऑफ एल्बाफ है, वो बंदा लूफी के अंडर काम करता है। उसने ओथ ली हुई है कि वो लूफी के लिए काम करेगा। तो अभी ये देखना कि एल्बाफ लूफी के साइड से आएगा या फिर एल्बाफ शैंक्स के साइड से आएगा, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर शैंक्स के दोस्त हैं वो सभी के सभी लूफी के भी दोस्त हैं। फिर चाहे वो डोरी ब्रोगी हो, कैप्टन, या फिर हायरुद्दीन जो वहाँ का प्रिंस है। और मे भी अब शायद लोकी का कैरेक्टर कैसा होगा वो मैं थोड़े समय बाद ही पता चलेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि लूफी यहाँ पर लोकी को छुड़ा देगा। हाँ, ये चीज सुन के बहुत अजीब लग रही होगी, बट लूफी वो बंदा है जो कि लोकी को यहाँ से ब्रेक फ्री करेगा, जिसकी वजह से रैग्नारॉक आएगा, जिसकी वजह से वो प्रोफेसी सही होगी जो कि उसके लिए फिशमैन आइलैंड पर बनाई गई थी। अब ये काम करते ही सारे के सारे एल्बाफ वाले उसके खिलाफ हो जाएंगे। अगर तुम इसे एक एंगल से देखो तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्डली इस चीज को मेंशन कर दिया गया कि लोकी ने अपने बाप को मारा है। लेकिन क्या ये सच में ऐसा हो सकता है कि लोकी ने ऐसा किया हो? काफी हद तक ऐसा भी है कि उसे फेक एलिगेशंस उसके ऊपर लगाए गए होंगे। एंड अगर उसने वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट खा लिया, फिर चाहे वो फेक वाला हो या फिर वो रियल वाला हो, तो उस डेविल फ्रूट के जो पावर्स हैं वो मुझे काफी हद तक ऐसा लगता है कि उसकी आई साइट से रिलेटेड है, क्योंकि उसकी आंखें बांध कर रखी गई हैं। अब देखो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर थ्योरीज बनाने के लिए ऑलरेडी खुल चुकी हैं। तो जैसे जैसे मुझे नई नई चीजें पता चलेंगी तो मैं उन्हें इकट्ठा करके एक प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा इस 2 हफ्ते के ब्रेक में। 2 हफ्ते का ब्रेक बहुत बड़ा है, क्योंकि इतना बड़ा क्लिफ हैंगर छोड़ा हुआ ओडा सेंसे ने कि तीसरे हफ्ते में तो लोग पागल ही हो जाएंगे पढ़ने के बाद। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे वन पीस बहुत टाइम के बाद पढ़ने में मजा आया। बहुत समय से मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मैं बस मांगा पढ़ रहा था ताकि मैं स्टोरी से कैचअप रहूं, और क्योंकि मैं एक ही एनिमे पसंद करता हूँ अपने पूरे लाइफ में, तो पढ़े जा रहा था। लेकिन ये वाला पढ़ के ऐसा लगा कि भाई वो काइडो वाली फील दोबारा है। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या तुम लोग को भी वही फील आ रही है यानी। और अगर तुम लोग को ये वाला रिव्यू वीडियो पसंद है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं डेविल फ्रूट डिक्शनरी लेके आने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेविल फ्रूट पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन भी दबा दो। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वाले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।